So in the last class, we had discussed these terms: thermodynamic equilibrium. A system will be in thermodynamic equilibrium when it achieves thermal equilibrium. That is, the temperature is same throughout. Then the mechanical equilibrium, it means that there is no unbalanced force in the system. And chemical equilibrium, it means that there is chemical stability. Okay. ये वाला फैन भी बंद कर दो, ये आवाज कर रहा है। इधर आ जाओ, ये पहला फैन दो, यहाँ से लो। क्या इस तरफ आ जाओ, पंखे के नीचे आ जाओ। Then we discuss these terms: state, path, and process. And then we discuss thermodynamic cycle. When after completing one process, the another process brings the system to its initial state, then we will say that system has undergone a cycle. Then reversible and irreversible, अगर उसी पाथ से वापस आने की कोशिश करें, अगर वो सिस्टम वापस आ जाए, that will be a reversible process. और अगर सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस ना आए, that will be irreversible process. Then irreversibility ये करेक्टरिस्टिक है सिस्टम की कि ड्यू टू सम लॉसेस लाइक फ्रिक्शन लॉसेस हैं जो डिसिपेट हो जाती है एनर्जीज, उनके कारण सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ जाता, और इस प्रॉपर्टी को इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है। Now these were the differences between the reversible and irreversible process. Reversible process जनरली अगर करवानी है तो इनफाइनाइटली स्लो पेस पे करवानी होगी, तभी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। एंड ऑन द अदर साइड इरिवर्सिबल जो है, इट विल बी कैरिड आउट रैपिडली। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम रहना चाहिए हर एक स्टेज पे, और इरिवर्सिबल पे इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। देन क्वासी स्टैटिक बताया था आपको, इट इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी। तो काफ़ी स्लो पेस पे जब हम कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किया था, पाथ फंक्शन किया था डिस्कस। तो यहाँ से हमने आज आगे डिस्कस करना है पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं या पैरामीटर्स होते हैं, एक को हम पाथ फंक्शन कहते हैं, दूसरे को पॉइंट फंक्शन कहते हैं। अब पाथ फंक्शन कौन से होते हैं? जो कल आपको बताया था पाथ क्या होता है, पाथ बताया था आपको क्या होता है। जिन स्टेट्स से सिस्टम होके गुजरा है, टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज कॉल्ड इट्स पाथ। ओके। एंड कुछ एक प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स ऐसे हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर दिस इज द पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और एक स्टेट ए है, दूसरी स्टेट बी है। तो जब भी स्टेट चेंज होती है तो कुछ प्रोसेस अकर हुई। ठीक है। इस प्रोसेस ने, लेट्स से दिस इज प्रोसेस नंबर 1, इट हैज टेकन दिस पाथ। ओके, लेट इट बी AXB। AXB एक पाथ फॉलो किया। ठीक है। सेम स्टेट्स के बिटवीन कोई और प्रोसेस हुई, लेकिन उसने पाथ कोई और फॉलो किया। ऐसे उसने AYB पाथ फॉलो किया। पाथ अलग अलग हो गए, स्टेट्स कौन सी हैं? स्टेट सेम है। ठीक है। इनिशियल स्टेट ए जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम उतरा है, बी जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम उतरा है, उन्हीं के बिटवीन कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं, लेकिन अलग अलग पाथ से हो रही हैं।
तो अलग अलग पाथ से होंगी तो उनका कुछ एक पैरामीटर्स ऐसे हैं जो अलग अलग आएंगे, जैसे वर्क डन है या हीट ट्रांसफर है, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई और पाथ फॉलो किया तो अगेन वर्क डन या हीट ट्रांसफर की वैल्यूज कुछ डिफरेंट आएंगी। अब हीट ट्रांसफर और वर्क डन जो है, अगर हम पीवी डायग्राम की बात करते हैं, ये आगे हम सीखेंगे कि कोई भी प्रोसेस हुई है, जैसे 1 to 2, कोई भी अगर प्रोसेस हुई है 1 to 2, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, ये जो एरिया आया है, दिस एरिया विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे प्रेशर की कुछ वैल्यू होगी हमारे पास, वॉल्यूम्स की कुछ वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक, इनके अंदर जो एरिया बनता है, दैट एरिया गिव्स अस द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अगर पाथ कोई और फॉलो हुआ तो ये वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा, उसमें दूसरा एरिया भी ऐड हो जाएगा ये वाला। तो जो भी पाथ फॉलो हुआ उसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है अंडर द पीवी डायग्राम, दैट गिव्स अस द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो इट मींस दैट वर्क डन इज डिपेंडिंग ऑन द पाथ, नॉट ऑन द इनिशियल और द फाइनल स्टेट। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम भी रख दें, अलग अलग पाथ्स फॉलो करें, तो पाथ पे डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट मींस दैट वर्क डन एज अ पाथ फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। समझ लग रही बात? वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। सिमिलरली एक और ग्राफ हम यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, इट इज कॉल्ड टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ये प्रॉपर्टीज और ग्राफ्स हम आगे और स्टडी करेंगे, अभी आपको इनिशियली पाथ फंक्शन समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेम द एरिया अंडर द टीएस डायग्राम गिव्स अस द अमाउंट ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर कितनी हुई है वो भी डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर। अगर हीट ट्रांसफर इस प्रोसेस से हुई है नीचे वाली लाइन से, तो हीट ट्रांसफर कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस प्रोसेस से हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है, देन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी लार्जर। समझ लग रहा? सो ये वर्क डन और हीट ट्रांसफर जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पाथ फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनका अमाउंट कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी, डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, पढ़ो ध्यान से ये वाले पैराग्राफ। A path function is a function whose value depends on the path followed by the thermodynamic process, irrespective of the initial and the final states. इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम भी रख दें तब भी अलग अलग पाथ फॉलो किया है तो वर्क डन और हीट ट्रांसफर अलग अलग आएंगे। इट मीन्स दैट दीज आर द पाथ फंक्शंस, उन्हें हम पाथ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सो वर्क डन इट इज एन एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन। वर्क डन के साथ आप हीट एनर्जी भी लिख सकते हो, दैट हीट एनर्जी इट इज आल्सो अ पाथ फंक्शन। ठीक है, बिकॉज दीज are dependent on the path followed by the process. Okay, यहाँ पे यही डायग्राम आपको दिखाया कि अगर अलग अलग पाथ से कोई प्रोसेस हो रही है तो अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क डन आएगा। एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और अगर अलग अलग एरिया आ रहा है इट मीन्स वर्क डन भी अलग अलग होगा। क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बेटा समझ आ रहा है कुछ? कि नेक्स्ट देखो आगे, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होगा? फिर भी उन्हें समझ आ रहा है, शायद बोर्ड पे समझ गए।
स्क्रीन नजर आ रही है अभी? हाँ जी सर। पहले हमने पाथ फंक्शन डिस्कस किया कि जिसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करेगी। अगर इस तरह से पीवी डायग्राम प्लॉट करते हैं और अलग अलग पाथ्स से प्रोसेस हुई है, so those different paths will give us different values of work done. Okay, so point function क्या होगा? जिसकी वैल्यू सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिपेंड कर रही है। जैसे अगर इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे कहीं पे भी एक पॉइंट हम मार्क कर दें, जैसे एम पॉइंट अगर मार्क कर दें, तो एम पॉइंट पे सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम हमें पता लगेगा, वर्क डन या हीट ट्रांसफर नहीं पता लगेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें प्रेशर या वॉल्यूम ही पता लगेगा। इट मींस दैट दीज प्रॉपर्टीज प्रेशर एंड वॉल्यूम, दीज आर पॉइंट फंक्शंस। ठीक है, सिमिलरली टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, दीज आर आल्सो पॉइंट फंक्शंस। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई और पॉइंट ले लिया तो वैल्यू कुछ और होगी, किसी और पॉइंट पे वैल्यू कुछ और होगी। सो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही हमें पता लगता है। अगर हम बात करें कि सिर्फ एक ही प्रोसेस या एक ही स्टेट हम यहाँ पे इंडिकेट करें, तो क्या एक ही स्टेट इंडिकेट करने से हम वर्क डन बता सकते हैं कितना? जब तक किसी सिस्टम के ऊपर प्रोसेस ही नहीं हुई, उसकी स्टेट चेंज ही नहीं हुई, इट मीन्स कि उसमें हीट एनर्जी भी नहीं गई और वर्क एनर्जी भी नहीं गई। तो वर्क एनर्जी एंड हीट एनर्जी, दीज आर पाथ फंक्शंस। और बाकी जो पैरामीटर्स हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही पता लग जाते हैं, दोज आर कॉल्ड द पॉइंट फंक्शंस। ठीक है, सो पॉइंट फंक्शन डेफिनेशन पढ़ो इसकी। ऑल्सो नोन एज द स्टेट फंक्शन, एक पर्टिकुलर स्टेट की प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। So it is a function whose value depends on the initial or the final state, irrespective of the path followed by the process. पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल है डेंसिटी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। A point function is a property of system, or we can say that all the properties of systems are the point functions. जितनी भी हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करती हैं। Those are termed as the point functions. ठीक है, so these are the further differences between the point and the path function. ये नोट डाउन कर लो आप। एक्चुअली ना सर मैंने अभी बुक लिया सर, लेक्चर ही था, तो सर आप मेरे को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दोगे? बेटा भेज दियो ये पीडीएफ। हमने ग्रुप में एक ग्रुप बनाया एक अलग से बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का। आई होप सभी को ज्वाइन करवा दिया। आप एक बार चेक करना, अगर नहीं ज्वाइन हुए तो आप किसी नहीं सर, स्टूडेंट से टाइप कर लेना। तो पीडीएफ आई थी, मैं कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लूंगा। ये पीडीएफ भेजी थी ना हमने बीटी वाले ग्रुप में, हाँ जी सर। तो उसी की पीडीएफ भेजी आपको। ठीक है तो ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आपको भेज दिया, आप नोट डाउन कर लेना उससे। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लिखो, इसको हेडिंग लिख लिया करो जरूर कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स गो थ्रू कर लिए हैं। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह की अप्रोच रहती है। दो तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक और दूसरी मैक्रोस्कोपिक। नाम से क्या पता लग रहा है, क्या डिफरेंस होगा इनमें?
अरे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को हम स्टडी करें और फिर उनका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें, सभी मॉलिक्यूल्स और एटम्स का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें कि ओवरऑल बिहेवियर किस तरह का है, दैट विल बी द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं। स्टैटिक्स समझते हो ना, मैथमेटिक्स टूल है और जिसमें हम अगर नंबर बहुत ज़्यादा है तो उसको किस तरह से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है जिसमें हम सिस्टम को एज अ होल सिंगल एंटिटी कंसिडर करके और फिर उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल अप्रोच जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे और फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम पूरे सिस्टम को एज अ होल एक ही एंटिटी कंसिडर करेंगे और उसके पूरे सिस्टम के बिहेवियर को हम देखेंगे, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल लेवल तक नहीं जाएंगे, ठीक है। जब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट, हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल को अलग एंटिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं तो सारे के सारे सिस्टम को एज अ कंटिन्यूस एक ही कंपोनेंट कंसिडर करते हैं। तो जब पूरे सिस्टम को एक ही कंटिन्यूस सिस्टम कंसिडर करते हैं तो उस कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, कि पूरा का पूरा सिस्टम एक कंटिन्यूस एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यूज करते हैं कि सारा का सारा सिस्टम जो है दैट इज कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस सिंगल एंटिटी। वो अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल से नहीं बना, हम उस लेवल तक नहीं जाते। हम यही कंसिडर करते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में जब मैक्रोस्कोपिक में पूरा का पूरा सिस्टम कंटिन्यूस है, उसका कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है और पूरा का पूरा सिस्टम एक ही कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है। दैट इज टर्म्ड एज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अब ये पढ़ो पैराग्राफ ध्यान से। That in macroscopic approach the substance is considered to be continuous, ठीक है। whereas every matter actually तो वो number of molecules का बना हुआ है, लेकिन हम उसे कंसिडर करते हैं कंटिन्यूस। अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे नहीं जाते, कंटिन्यूस कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड इन इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स where the focus lies upon the gross behavior of system and substance in it, the statistical approach is kept aside. So statistical approach जो microscopic approach है उसको साइड पे रखे हम पूरे के पूरे सिस्टम को कंटिन्यूस एज अ होल एक ही एंटिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट इज टर्म्ड एज कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। समझ आ गया। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में for the analysis of atomic structure of substance is considered to be continuous, and for analysis this concept of continuum is used, in which substance is treated free from any kind of discontinuity. Otherwise so molecules में कुछ ना कुछ spacing है तो discontinuous हो गए। तो एज अ होल अगर हम एक ही एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं तो उसको कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कहते हैं, ठीक है। पता लग रहा है? पता लग रहा है कि एक तरफ से सुन के दूसरी तरफ निकाल रहे हो? सर इसमें थोड़ा सा डाउट है सर ये टॉपिक। हाँ जी बेटा। सर इसमें थोड़ा सा डाउट था सर। क्या डाउट है? तो जैसे मतलब ये तो समझ आ गया कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक होती है, वो स्टैटिकल अप्रोच है, वो क्लासिकल है। एंड बट सर इसमें ये नहीं समझ आया कि जैसे ये था थर्मोडायनेमिक फोकस लाइज अपॉन, जो क्लासिकल वाला है, क्लासिकल में सर क्या अप्रोच कर रहा है वो? क्लासिकल है अपनी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। हाँ जी। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एक्चुअल में तो अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है,
और मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग भी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस नहीं है एक्चुअल में। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो सिस्टम अलग अलग मॉलिक्यूल्स या एटम से बना हुआ है और उनमें मॉलिक्यूलर स्पेसिंग भी है, वो इकट्ठे नहीं है, ओके। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस हम पूरे के पूरे सिस्टम को एज अ होल एक ही कंटिन्यूस एंटिटी कंसिडर करते हैं, एंड दैट इज द क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच, जिसमें हम पूरे के पूरे सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पूरा एज अ होल एंटिटी, सिंगल एंटिटी कंसिडर करते हैं कि वो कंटिन्यूस है, उसमें किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा थोड़ा? हाँ जी सर। आगे नोट करो, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। इस सिस्टम में कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं। अगर हम बात करें मैकेनिकल में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, देन केमिकल एनर्जी आ जाती है, हीट एनर्जी आ जाती है, वर्क एनर्जी आ जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इस तरह की कई फॉर्म्स हैं एनर्जीज की, जिनको हम यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हीट और वर्क की इंटरेक्शन ही रखते हैं, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, ठीक है। ये कुछ एक डिफरेंट एनर्जीज हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ये नोट डाउन कर लो नाम इनके एटलीस्ट। पोटेंशियल एनर्जी, this energy is due to height. Then kinetic energy, this is due to the speed. अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और अगर कोई कंपोनेंट किसी हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। देन इंटरनल एनर्जी, दिस एनर्जी इज बेस्ड ऑन, यू कैन से टेम्परेचर, कि अगर किसी कंपोनेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, हीट एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उसमें इंटरनल एनर्जी कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट होती है इंटरनल एनर्जी। अगर कोई भी गैस हीटेड है तो उसमें इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर कोई भी गैस कम हीटेड है, उसका टेम्परेचर कम है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, ठीक है। ये भी आगे हम स्टडी करेंगे टर्म, ये वाली डिटेल में। देन केमिकल एनर्जी, the energy associated with the molecular bonds. Then nuclear energy, the energy associated with the bonds within the nucleus of an atom. And total energy will be the sum of all these forms of energy. Okay, this will be the total energy, that is sum of जितनी भी available energies हैं उस particular system में, उन सभी का sum करते हैं, that will be the total energy, right? चले आगे। Then heat and work, these are the most important energies
फ्रॉम थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है थर्मोडायनेमिक्स थी, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स वर्क। सो हीट एंड वर्क और इनकी जो आपस में इंटरेक्शन है, जो कन्वर्जन है हीट की वर्क में या वर्क की हीट में, उसी को हमने स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक्स में। सो दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हीट की डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। हीट, it may be termed as an energy interaction at the system boundary which occurs due to temperature difference only. Energy interaction है between the system boundary. System आपको बताया था कोई भी imaginary या actual boundary होगी जिसको हमने एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर सिस्टम से बाहर जा रही है हीट एनर्जी या अंदर आ रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम होगा और सिस्टम का टेम्परेचर बाहर अंदर ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी बाहर को फ्लो करेगी, ठीक है। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और सिस्टम का कम है तो हीट एनर्जी अंदर की तरफ फ्लो करेगी। सो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि इसने किस डायरेक्शन में फ्लो करना, ठीक है। सो इट मे बी टर्म्ड एज एनर्जी इंटरेक्शन एट द सिस्टम बाउंड्री which occurs due to temperature difference only. टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी पढ़ लो पहले, फिर मैं आपको दोनों के साइन कन्वेंशन भी बताता हूँ। वर्क shall be done by the system if the total effect outside the system is equivalent to raising of weight and this work shall be positive work। क्या मतलब है इसका? वर्क की डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। वर्क shall be done by the system if the total effect outside the system is equivalent to raising of weight and this work shall be the positive work। अगर लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है, लेट्स से ये सिस्टम है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और इसमें गैसेस एक्सपैंड या कंप्रेस होती हैं तो पिस्टन मूव करेगा टू और फ्रो। तो सिस्टम के अंदर ये मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को हम वेट को लिफ्ट करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो वर्क यहाँ पे जनरेट हुआ है दैट वर्क कुड बी यूज्ड इन लिफ्टिंग अ वेट, तभी कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। इट मीन्स बेसिकली कि इस थर्मोडायनेमिक वर्क को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैकेनिकल वर्क हो गया ना, वेट लिफ्टिंग, इसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है उसकी, ओके। सो इट मीन्स कि वहाँ पे जो हीट एनर्जी थी उसने अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया सिस्टम से बाहर, तो तभी हम कहेंगे कि कुछ वर्क डन हुआ है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला भी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। कोई भी कंपोनेंट को अगर हमने मूव किया, इट मींस मैंने इसमें कितना वर्क किया, फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव। तो यहाँ पे भी जितना उसका वेट है मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव, दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके। सो अब इस डेफिनेशन के साथ दोबारा रिलेट करके देखो। वर्क शैल बी डन बाय द सिस्टम इफ द टोटल इफेक्ट आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर था, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ द टोटल इफेक्ट आउटसाइड द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू रेजिंग ऑफ वेट, कितना वेट हमने रेज किया, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क। पता लग रहा? अब ये साइन कन्वेंशन ये नोट कर लो, बहुत जरूरी है ये। कब हमने हीट को पॉजिटिव कंसिडर करना है और नेगेटिव कंसिडर करना है, और कब वर्क को पॉजिटिव कंसिडर करना है और नेगेटिव कंसिडर करना है।
let's say we are having a system, thermodynamic system है. थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने का बेसिक पर्पस क्या है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करें तो वो किस तरह से वर्क आगे सप्लाई करेगा, उसको हीट को कन्वर्ट करेगा वर्क में. ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं और वर्क बाहर निकाल रहे हैं. तो दिस डायरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव. अगर सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सिस्टम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके वर्क में ट्रांसफर कर रहा है और बाहर भेज रहा है. थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने का पर्पस यही है. जितने भी थर्मोडायनेमिक इक्विपमेंट्स हैं, पहली कोशिश हमारी यही होती है जैसे वर्क एक्सट्रैक्ट करना है सिस्टम से, तो उसको हीट एनर्जी देते हैं और वर्क उससे बाहर निकलता है. तो जब वर्क सिस्टम दे रहा है बाहर की तरफ, दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. और वर्क कैसे देगा, अगर उसको हम कुछ हीट एनर्जी देंगे. ठीक है, सो दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. वर्क हीट एनर्जी दे रहे हैं और वर्क बाहर निकल रहा है सिस्टम से, दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन. और नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा कि अगर हम वर्क दे रहे हैं सिस्टम को और फिर उससे हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, दोनों की. ठीक है, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर का केस, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं. अंदर कंप्रेसर्स है ना, कंप्रेसर से बेसिकली वर्क इनपुट हम उसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं उसे, और हीट बाहर निकलती है ना. हीट जो है एसी की बाहर की तरफ रिजेक्ट होती है, तो हीट सिस्टम से बाहर की तरफ जा रही है, so that is considered as negative direction. Same is the case with the refrigerators. इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की बाहर की तरफ हीट एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है. ठीक है, so this direction is considered as negative. And the other direction जो पहले आपको बताई है, अगर हीट एनर्जी दे रहे हैं और वर्क बाहर निकल रहा है. इसकी एग्जांपल है इंजन. इंजन में हम फ्यूल दे रहे हैं और फ्यूल बर्न होके क्या दे रहा है, फ्यूल बर्न करके सबसे पहले हीट एनर्जी दे रहा है सिस्टम को. यहाँ पे जो आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी दिखाया, यहाँ पे अगर फ्यूल बर्न होगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर फ्यूल बर्न होगा ना, यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा तो हीट एनर्जी मिलेगी. हीट एनर्जी से पीछे की तरफ पुश करेगी और फिर हमें वर्क डन मिलेगा. ठीक है, सो इंजन्स के केस में हम हीट एनर्जी देते हैं और वर्क बाहर की तरफ मिलता है. आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर में हम फ्यूल को बर्न करके हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे, और व्हीकल मूव कर रहा है, इट मींस आपको वर्क डन मिल रहा है उस सिस्टम से. समझ रहे हो बात. सो इंजन्स का केस जनरली पॉजिटिव रहता है और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स का केस जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है. ठीक है, एग्जॉस्ट से बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस इतना वेरी नहीं कर रहा, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है इतनी, उससे सिर्फ एयर फ्लो ही हो रहा है. तो उसको भी हम रेदर वर्क इनपुट दे रहे हैं और कुछ ना कुछ एनर्जी वो बाहर डिसिपेट कर रहा है, वो भी नेगेटिव कंसिडर होता है. कोई भी कंपोनेंट अगर उसको हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं और एनर्जी वो कुछ बाहर डिसिपेट कर रहा है, तो दैट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, बट उसमें टेम्परेचर डिफरेंस और हीट एनर्जी इतनी बाहर नहीं जाएगी एज कंपेयर टू द रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक. नेक्स्ट ये स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स